जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। भारत के आकाश एनजी मिसाइल सिस्टम के ट्रायल्स हुए कंप्लीट। भारत ने लॉन्च करी सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल। पाकिस्तान के साथ मिलिट्री डील के अनाउंसमेंट के बाद लीबिया के आर्मी चीफ की मृत्यु। और भारत जल्द ही रोल आउट करने जा रहा है भारत की पहली एंटी टेरर पॉलिसी। डीआरडीओ ने आकाश मिसाइल सिस्टम के नेक्स्ट जनरेशन वाले वेरिएंट यानी कि आकाश एनजी के यूजर इवैल्यूएशन ट्रायल्स को सफलतापूर्वक कंप्लीट कर लिया है। और इन ट्रायल्स के दौरान इन आकाश एनजी मिसाइल्स ने एरियल टारगेट्स को अलग अलग रेंज पर और अलग अलग ऑल्टीट्यूड पर इंटरसेप्ट किया था, और वो भी पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ। जो आकाश एनजी है उसे स्वदेशी तौर पर ही बनाए गए आरएफ सीकर से इक्विप्ड किया गया है, जो कि अलग अलग टाइप्स के एरियल थ्रेट्स के खिलाफ एयर डिफेंस को सुनिश्चित करने में सक्षम है। और इसके सभी सिस्टम्स और सब सिस्टम्स, जिसमें इसकी मल्टी फंक्शन रडार, कमांड एंड कंट्रोल यूनिट, मिसाइल लॉन्च व्हीकल, तो इस तरह की सभी महत्वपूर्ण सिस्टम्स को भारत में ही डीआरडीओ के अलग अलग लैबोरेटरीज ने इंडियन इंडस्ट्रीज की ही मदद के साथ स्वदेशी तौर पर डिजाइन किया है। और यूजर इवैल्यूएशन ट्रायल्स के कंप्लीट होने का मतलब है कि अब ये भारतीय वायुसेना की सर्विस में इंडक्ट होने के बेहद ही करीब है। और ये लॉन्ग रेंज और हाई ऑल्टीट्यूड थ्रेट्स के अलावा वेरी लो ऑल्टीट्यूड और क्लोज इन थ्रेट्स को भी प्रिसाइसली इंगेज करने में सक्षम है। रही बात इसकी रेंज की, तो वो लगभग 70 से 80 किलोमीटर तक की है। बाकी आकाश मिसाइल का जो पहला वाला वेरिएंट है, जो कि ऑलरेडी इंडियन आर्म फोर्सेस की सर्विस में शामिल है, तो उसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी अपनी कमाल की क्षमता को प्रदर्शित किया था। इसके अलावा एक अपडेट ये सामने आया है कि भारत ने एक सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल का भी टेस्ट किया था, लेकिन इस टेस्ट के दौरान कौन सी मिसाइल टेस्ट की गई है, किस रेंज की है, तो उसके बारे में फिलहाल कोई भी जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड की तरफ से ऑफिशियली अनाउंस किया गया है कि उन्होंने रॉयल मोरक्कन आर्मी के लिए अपने वेब 8x8 आर्मर्ड व्हीकल्स का पहला लॉट हैंडओवर कर दिया है। और जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि इस प्लेटफॉर्म को डीआरडीओ और टाटा ने संयुक्त रूप से मिलकर भारत में ही स्वदेशी तौर पर डिज़ाइन और डेवलप किया है। और रॉयल मोरक्कन आर्मी को इसका हैंडओवर एक तरह से भारत के स्वदेशी प्लेटफॉर्म को ग्लोबल डिफेंस स्टेज पर ले जाता है। बाकी इसकी डील के हिस्से के तौर पर ये जो प्लेटफॉर्म है, इन्हें मोरक्को में स्थापित की गई फैसिलिटी में ही बनाया जा रहा है। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि एबीपी लाइव के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में रशियन फर्म यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन यानी कि यूएसी के सीनियर ऑफिशियल ने यह स्पष्ट किया है कि जो सुखोई Su-57E फाइटर वाला ऑफर है, तो उसमें रशियन फर्म ने भारत के साथ कई अलग अलग ऑप्शंस को पेश किया है, जिनमें 5th जनरेशन फाइटर्स की डायरेक्ट परचेज से लेकर इनका भारत में ही लाइसेंस प्रोडक्शन करना, तो ये सभी ऑप्शंस रखे गए। और उनका ये कहना था कि जो रशिया है वो भारत के साथ केवल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को ही और भी अधिक गहराई तक ले जाने के लिए इच्छुक नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ वो भारत के साथ सुखोई Su-57E फाइटर जेट के सोर्स कोड को भी शेयर करने के लिए तैयार है। और जब इसी इंटरव्यू में उनसे प्रश्न पूछा गया कि 2018 में जब भारत ने रशिया के साथ इस एयरक्राफ्ट को संयुक्त रूप से विकसित करने वाली योजना को छोड़ा था, तो उसके बाद से लेकर अब तक क्या बदल चुका है, तो उनका कहना था कि इतनी कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी और इस तरह की इनोवेशन का विकास हमेशा जोखिम भरा होता है, और इस जोखिम को कम करने की भारतीय पक्ष की जो इच्छा थी वो स्वाभाविक है, और हमने उनकी चिंताओं का समाधान कर दिया है और उन्हें दिखाया है कि ये एयरक्राफ्ट विकसित हो चुका है और अब ये बैटलफील्ड में अपनी क्षमताओं को भी साबित कर चुका है। और उनका ये कहना है कि आज का सुखोई Su-57 15 साल पहले आसमान में दिखे गए उसके फर्स्ट लुक के कंपैरिजन में बहुत ही अलग है, और इतने वर्षों में जो एयरक्राफ्ट है उसमें महत्वपूर्ण एवोल्यूशन हुए हैं और वो लगातार इम्प्रूव हो रहा है। और हमने नए इंजन के साथ भी इसकी फ्लाइट टेस्टिंग को शुरू कर दी है, और जो कि रशिया सोर्स कोड भी शेयर करने के लिए तैयार है, ताकि भारत अपने हिसाब से इस एयरक्राफ्ट को मॉडर्नाइज कर सके और कस्टमाइज कर सके। और उनका ये कहना है कि सुखोई Su-57 प्लेटफॉर्म को कम से कम 40 से 50 वर्षों तक बने रहने के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है, और इसका जो ओपन आर्किटेक्चर है वो अलग अलग रेंज की टेक्नोलॉजीज़ को आसानी से इम्प्लीमेंट करना अलाउ करता है, और वो भी कोर प्लेटफॉर्म में बहुत ही थोड़े से बदलाव के साथ। और उनका ये भी कहना था कि सुखोई Su-57 अभी वर्तमान समय में मॉडर्नाइज हो रहा है, और 6th जनरेशन की भी जो महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजीज़ हैं वो इसी पर विकसित की जाएंगी। और जिस तरह से भारत और रशिया की एक बहुत लंबी साझेदारी रही है, तो इसलिए उनका मानना है कि कॉम्प्रहेंसिव टेक्नोलॉजी ट्रांसफर वाला ये जो ऑफर है वो केवल भारत को ही दे सकते हैं। पेंटागन या फिर डिपार्टमेंट ऑफ वॉर, जो भी आपको अच्छा लगे आप कह सकते हैं, तो इन्होंने यूएस कांग्रेस को एक रिपोर्ट सबमिट करी है, और इस रिपोर्ट में भारत के अरुणाचल प्रदेश पर जो चीन इलीगल तरीके से अपना दावा करता है, तो उस दावे को चीन द्वारा अनाउंस किए गए उसके कोर इंटरेस्ट के रूप में हाईलाइट किया गया है। और ये जो रिपोर्ट है ये 2049 तक चाइना की उस ब्रॉडर नेशनल स्ट्रेटजी को भी हाईलाइट करती है, जिसमें चाइना को एज ए नेशन फिर से रीस्टोर करने की बात की गई है। यानी कि अपने इसी गोल के साथ चीन पूरी कोशिश करेगा कि जिन जिन जगहों पर वो अपने इलीगल क्लेम करता है तो वो उसके पास वापस आ जाए।
और इस रिपोर्ट में भी मेंशन किया गया कि चीन की लीडरशिप ने अपने कोर इंटरेस्ट के स्कोप को एक्सपेंड किया है, जिसमें ताइवान को भी शामिल किया गया है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि चाइना की जो मिलिट्री है वो एक ऐतिहासिक सैन्य शक्ति विस्तार के दौर से गुजर रही है और इस वजह से यूएस की जो धरती है वो लगातार असुरक्षित होती जा रही है। यानी कि सीधे सीधे कहा जाए तो चाइना के तेजी से होते हुए मिलिट्री बिल्डअप को यूएस के लिए खतरा बताया गया है। एक्सपर्ट्स ने भी वार्न किया कि जो चाइना है वो हाइपरसोनिक वेपन्स के डेवलपमेंट के मामले में अमेरिका को पीछे कर रहा है। इसके अलावा इस रिपोर्ट में इस बात को मेंशन किया गया कि चीन संभावित रूप से भारत के साथ एलएसी पर तनाव कम होने का लाभ उठाकर बायलैटरल रिलेशंस को स्थिर करना चाहता है और अमेरिका और भारत के संबंधों को और अधिक मजबूत होने से रोकना चाहता है। बाकी इसमें चाइना के मिलिट्री एक्सपोर्ट को लेकर भी कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं, जैसे कि 2020 से लेकर अभी तक चीन ने पाकिस्तान को टोटल 36 J-10C फाइटर जेट्स डिलीवर किए हैं, यानी कि उसी समान संख्या में जिस समान संख्या में भारत ने रफाल फाइटर्स खरीदे थे। और अभी तक J-10C फाइटर्स केवल पाकिस्तान को ही एक्सपोर्ट किए गए हैं। आपको ध्यान होगा कि पिछले अपडेट में हमने रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के बारे में बात करी थी, जिसमें इस बात को खुलासा किया गया था कि पाकिस्तान और लीबिया के बीच $4 बिलियन तक की कीमत वाली डिफेंस डील साइन हुई है, जिसके तहत पाकिस्तान लीबिया के फोर्सेस के लिए वेपन्स को बेचेगा। और ये डील तब हुई थी जब पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने लीबिया को विजिट किया था। और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अब इस लीबिया विजिट के कुछ ही दिनों बाद कल मंगलवार को टर्की से अपने एक ऑफिशियल विजिट से वापस लौट रहे लीबिया के आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अल हदाद तो उनकी विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई है, और जिसकी पुष्टि लीबिया की तरफ से भी की गई है। और बताया जा रहा है कि टर्की से उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद उनके एयरक्राफ्ट से कॉन्टैक्ट टूट गया था और जो दुर्घटना हुई है तो उसमें लीबिया के आर्मी चीफ के साथ साथ 4 अन्य की भी जान गई है। अब इसके पीछे किसी तरह की कोई साजिश है या ये केवल एक दुर्घटना ही है, तो ये तो फिलहाल अभी जांच का विषय है। द हिंदू की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल के हवाले से क्लेम किया गया है कि जो केंद्र सरकार है वो भारत की पहली एंटी टेरर पॉलिसी को अंतिम रूप दे रही है, और ये जो पॉलिसी है भारत के सभी राज्यों को आतंकवाद जैसे इंसिडेंट का कैसे मुकाबला करना है, कैसे रिस्पॉन्ड करना है, तो उसके बारे में एक टेम्पलेट प्रोवाइड करेगी। और इस पॉलिसी में डिजिटल रेडिकलाइजेशन, ओपन बॉर्डर्स का मिसयूज, फॉरेन प्लेयर्स के द्वारा फंड किए गए कन्वर्जन नेटवर्क्स, तो इन सभी महत्वपूर्ण इश्यूज को भी डिस्कस किया जा रहा है। और इसी पॉलिसी को अंतिम रूप देने की दिशा में जो NIA है वो 26 और 27 दिसंबर को दिल्ली में एक आतंकवाद विरोधी सम्मेलन का आयोजन कर रही है, जहां इस पॉलिसी की जो रूपरेखा है उसे साझा किए जाने की संभावना है। और जब पहलगाम हमला हुआ था तो उस हमले के बाद फिर NIA ने सभी राज्यों की जो एंटी टेरर यूनिट्स हैं तो उनके साथ मीटिंग्स कंडक्ट करी थी और उन्हें ऐसे हमलों को रोकने और उनसे बचाव के लिए उठाए जाने वाले उपायों से अवगत कराया था। और उन्होंने नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड के उपयोग पर भी डिस्कशन किया था, जो कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लिए बनाया गया एक सिक्योर प्लेटफॉर्म है जो कि गवर्नमेंट और अन्य डेटाबेस का एक्सेस देता है। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2021 में MiG-21 बाइसन के क्रैश में विंग कमांडर हर्षित सिन्हा वीर गति को प्राप्त हुए थे। आज के दिन 1996 में एवरो HS-748 एयरक्राफ्ट के क्रैश में फ्लाइट लेफ्टिनेंट KS कुमार कृष्णन और फ्लाइट लेफ्टिनेंट हरिता कौर देवल ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि वर्तमान समय में भारत की फोर्सेस में कितने ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।